हेलो, नमस्कार साथियों, मेरे छोटे बड़े भाई बहनों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हम आज से हिंदी में वर्णमाला पढ़ना शुरू करेंगे। वर्णमाला मतलब वर्णमाला की एक क्लास हमारी पहले जा चुकी है, आज दूसरी क्लास है। तो पहली क्लास गई, फिर भी हम यहाँ भी शुरू से ही पढ़ेंगे। तो पहले हम वर्णमाला पढ़ लेंगे, फिर इससे बनने वाले प्रश्न पढ़ लेंगे हम, और एक भी प्रश्न नहीं छोड़ के आएंगे परीक्षा में। आप लोगों को पता है ये काथा काथा और हमने आज से यहाँ तक बचपन में ही पढ़ डाला था ना, लेकिन हमें नहीं पता था कि इतने सारे प्रश्न इसमें छुपे हुए होते हैं। और आप लोगों को तो पता ही है कि ऐसी कोई भी परीक्षा नहीं होती, ऐसी कोई परीक्षा नहीं होती जिसमें ये ना आए। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जिस सिलेबस में नहीं है वहाँ पे नहीं है, जहाँ हिंदी है सिलेबस में वहाँ पर वर्णमाला से प्रश्न आते ही आते हैं। तो हम लोग वर्णमाला बहुत अच्छे से पढ़ेंगे ताकि हमारे एक भी प्रश्न ना छूटें। हो सकता है 1-2 दिन का समय लग जाए, लेकिन हम छोड़ेंगे कुछ नहीं, ये तो है, छोड़ना कुछ नहीं है। समय लगेगा तो अब अच्छी चीज़ें करने में समय तो लगता ही है ना। कहते हैं ना, घर बनाने में समय लगता है, बिगाड़ने में तो बनाने के लिए एक एक ईंटा रखना पड़ता है, तो हमें बनाने के लिए एक एक चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। हम तो बना रहे हैं, और बिगाड़ने के लिए क्या होता है, एक ईंटा गिरा दो दीवार गिर, मतलब अगर बहुत अच्छे से नहीं बने तो दीवार गिर जाती है, तो वही बिगाड़ने में है। ठीक, तो हम अपना समय ना खराब करते हुए पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, वर्णमाला। सबसे तो हम पहले पढ़ लेते हैं कि वर्णमाला कहते किसे हैं। तो हम ये पढ़ते आए हैं काफी दिनों से, कई बार हमने ये पढ़ा है कि वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं, यानी तो लेकिन ये परिभाषा नहीं होती। परिभाषा ये होती है वर्णों का कैसा समूह, उल्टा सीधा समूह। पहले आहा लिख देंगे, फिर छोटी ई लिखेंगे, मतलब ई लिखेंगे, फिर अ लिख देंगे, फिर ए लिखेंगे, फिर री लिख देंगे, फिर उ लिख देंगे, तो क्या इसको वर्णमाला कहेंगे? नहीं। वर्णों की व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध समूह को, अब अगर हम इसमें से हटा दें कि व्यवस्थित ना रहे, मतलब व्यवस्थित तो रहे लेकिन क्रमबद्ध ना रहे, तो वो कैसे होगा? अब जैसे आ और आ एक जगह लिख दिए, फिर हम ई को हटा के उ एक जगह लिख दिए, मतलब उसी के बगल में लिख दिए, फिर हम उ के बाद तब ई लिखे, फिर ओ अ लिख दिए, फिर ए लिखे, तब अंग आ लिखे, तो क्या वर्णमाला होगा? नहीं। वर्णमाला की परिभाषा है वर्णों के व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध जो समूह है, वर्णों के व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। अब ये क्या, वर्णमाला में कितने होते हैं अक्षर, कितने होते हैं टोटल, कितने होते हैं? तो गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50, और भी दो होते हैं, रा और रहा। रा और रहा, ये रा और रहा। तो वर्णमाला में वर्णों की संख्या होती है 52, हमारी कुल होती है 52। अब याद करने की ट्रिक क्या है? भूलता बहुत है ना, तो याद करने की ट्रिक ये है कि ABCD यानी इंग्लिश के वर्णमाला में जो अक्षर होते हैं वह 26 होते हैं, और हिंदी वाले में अंग्रेजी से जस्ट डबल होते हैं, यानी 26 दूना 52। अब इसके लिए भी एक छोटी सी कहानी आप सुन लीजिए। छोटी सी कहानी मतलब, अंग्रेज हमारे भारत में आए थे। आप अंग्रेज को अंग्रेजी समझ लीजिए, ठीक है, अरे अंग्रेजी वहीं से तो आई है। तो अंग्रेज भारत में आए थे, और भारतीय हमारे इतने दमदार थे कि उनको लास्ट में छोड़ के जाना पड़ा। तो वो तो हमसे आधे ही है ना, हमसे आधे हैं, तब तो भाग गए, और राजनीति से शासन किया उन्होंने, कूटनीति से फूट डालो और शासन करो। तो हमने क्या किया कि हम डबल हो गए, इसलिए अंग्रेजी में आधे होते हैं यानी 26 होते हैं, और हिंदी में 52 होते हैं। ठीक, इतनी बातें समझ आई। अब हम ये देखते हैं कि इसी वर्णमाला में प्रश्न कैसे कैसे बनते हैं। तो ये जो आ से जो आहा तक है, मोस्टली तो इसको लोग स्वर कहते हैं, लेकिन इसमें से ये जो दो हैं ये न स्वर में आते हैं अंग और आहा, ना ही ये व्यंजन में आते हैं, ये अयोगवाह में आते हैं। अब आप लोगों के दिमाग में ये बात आएगी कि स्वर में लिखे हैं तो स्वर में क्यों नहीं आते? अगर मान लो स्वर में नहीं आते तो व्यंजन में तो आने चाहिए, व्यंजन में क्यों नहीं आते? उसके लिए मैं बता रही हूँ क्यों नहीं आते।
एक मिनट देख लो पहले कैमरे में आ रहा है कि नहीं। आ रहा है, आ रहा है। तो क्यों नहीं आते? स्वर की कंडीशन क्या है, स्वर किसे कहते हैं? तो हम उसके लिए पहले पढ़ेंगे कि स्वर कहते किसे हैं। तो स्वर कहते हैं स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाला अक्षर स्वर कहलाता है। स्वतंत्र रूप से बोला जाने वाला अक्षर। और कहीं कहीं ये भी लिखा है कि जो एक सांस में ही बोला जाए, यानी रुक के ना बोला जाए, तो उसे हम स्वर कहते हैं। यानी बिना व्यंजन की सहायता से, बिना किसी अन्य की सहायता से बोला जाने वाला जो अक्षर है उसे हम स्वर कहते हैं। तो जो ये आ है, ये तो सिर्फ आ ही बोला जाएगा ना, ये आ सिर्फ आ बोला जाएगा। लेकिन जब अंग बोलेंगे तो क्या सिर्फ आ बोल रहा है? अंग बोल, देखिए अंग, पहले इसमें आ और फिर इसमें ना, दोनों की ध्वनि निकल रही ना। अंग में अ और ना की, आहा, आहा में आ की और आहा की, हा की निकल रही कि नहीं निकल रही? तो इस स्वर में कैसे आएंगे? ये स्वर में नहीं आएंगे, यानी ये अयोगवाह है। तो अब इसमें से हम जब प्रश्न देखते हैं तो इसमें से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। आ और आहा, अंग और आहा अयोगवाह में नहीं आते हैं, ठीक। अब हम देखते हैं कि जो इनको क्या कहते हैं? स्वर, और इनको कहते हैं व्यंजन, ठीक। तो स्वर की तो परिभाषा हमने बता दी कि जो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाली जो ध्वनियाँ हैं उनको, इसी को वर्ण और इसी को अक्षर, इसी को ध्वनि भी कहते हैं। जो ये स्वर है इसी को ध्वनि भी कहा जाता है। लेकिन व्यंजन की क्या खास बात होती है कि स्वर तो अकेले बोला जाता है, व्यंजन स्वर की सहायता से बोला जाता है। तो व्यंजन की परिभाषा क्या हो गई कि स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले जो वर्ण होते हैं, जो अक्षर होते हैं हमारे, उनको हम व्यंजन कहते हैं। जैसे आप कहेंगे कहाँ इसमें स्वर लिखा है मैम बताइए, स्वर तो लिखा ही नहीं, अब जबरदस्ती में बता रही हैं स्वर की सहायता से बोले जा रहे हैं। तो इसको मैं अभी समझा दे रही हूँ कहाँ लिखा है स्वर। जैसे ये का है ना, तो आप लोग बोलिए जरा, बिना आ की मात्रा निकाले, मतलब बिना आ की ध्वनि निकालिए, का बोल के दिखाइए। क, का, कितना भी तेज बोलेंगे ना तो का के बाद आ निकल ही आता है। कोशिश करिए क्या आप लोग बोल पाएंगे, और इसमें से जितने लोग अगर बोल पाते हैं तो मुझे कमेंट करना भैया, मुझे भी सीखना है कैसे आप लोग बोल लेते हैं। तो मतलब क्या है कि ये स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। अब का निर्माण कैसे होता है, कोई भी व्यंजन उसका निर्माण कैसे होता है? तो आप देखिए जिससे का लिखा है ना, तो का को जब हम और तोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा? ये का के नीचे हलंत और ये आ पूरा आ गया हमारा। क्या आ गया? का के नीचे हलंत और आ पूरा। इसी तरह खा भी लिखा जाएगा, खा के नीचे हलंत। अगर हलंत लग गया तो इसका मतलब ये आधा है। अरे ये बैसाखी लेके चल रहा है। अब थोड़ा सा मतलब आप लोग अदरवाइज में ना ले मेरी बात को, मैं किसी विशेष के लिए नहीं कह रही। बैसाखी जीवन में कई तरह की होती है। एक बैसाखी होती है जो अपने फिजिकली, मतलब जो शारीरिक रूप से कमज़ोर है या फिर मजबूरी है, वो इंसान बैसाखी लेके चलता है। दूसरी बैसाखी होती है जीवन में जो इंसान हिष्ट पुष्ट तो है लेकिन फिर भी वो दूसरे के सहारे चल रहा है। दूसरे के ऊपर निर्भर हो जाना ही बैसाखी है। दूसरा हमारी बैसाखी बन गया ना, वो चलाएगा तो हम चलेंगे, वो नहीं चलाएगा तो हम नहीं चलेंगे। तो इसलिए शरीर से बैसाखी ले ले, बल्कि मन से बैसाखी कभी न ले। खुद के ऊपर डिपेंड रहें, खुद के ऊपर निर्भर रहें। इसलिए किसी के ऊपर बोझ ना बने, किसी के ऊपर निर्भरता तो कभी लाई ही नहीं कि मैं अगले इंसान के बिना नहीं रह सकता, या मैं अगले इंसान के बिना नहीं रह सकती, या फिर वो इंसान नहीं रहेगा तो मेरा क्या होगा। क्यों? भगवान ने उसके सहारे मुझे भेजा है, मैं भी तो इंसान हूँ। अगर मैं उसके सहारे हूँ तो मेरे भी सहारे तो कोई होगा। इसलिए अपने पर खड़े रहें। तो ये क्या है, आप समझ लेंगे वैसाखी है, ये आ के सहारे चल रहा है ना। अगर आ ने छोड़ दिया तो ये नहीं चल पाएगा। आप लोग ऐसे समझिए। तो ये क्या होता है? व्यंजन। अब व्यंजन में भी क्या होते हैं कि ये जो देखिए का से, और पहली बात तो आप ये देखिए, ये यहाँ तक माँ, ये नासिक के व्यंजन होते हैं। कैसे व्यंजन होते हैं नासिक के? कैसे? जैसे इनका उच्चारण मतलब नाक से भी होता है ना। बोलिए अंगा, या, अड़ा, न, म, तो नाक से निकलती है ना हवा। तो इनको क्या कहते हैं? नासिक व्यंजन।
नासिक व्यंजन। अब ये जो वर्ग है ये का वर्ग कहलाता है। कौन सा वर्ग? का वर्ग। का से घा तक का वर्ग कहलाता है। चा से ये जो पूरी लाइन है चा वर्ग कहलाता है। मतलब ये कहलाता अंग तक है। का से अंग तक का वर्ग कहलाता है। चा से यहाँ तक चा वर्ग। ऐसे ये टा वाली लाइन टा वर्ग, ये ता वाली लाइन ता वर्ग, पा वाली लाइन पा वर्ग। अब नीचे वाला ये मत कहिएगा कि ये या वर्ग हो गया, यहीं तक होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ तक ये स्पर्शी व्यंजन होते हैं। कौन से व्यंजन? 3 प्रकार के होते हैं। एक स्पर्श व्यंजन होते हैं, एक अंतस्थ व्यंजन होते हैं और ऊष्म व्यंजन होते हैं। उसको हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप लोगों को डिफाइन करते जाएंगे, बताते जाएंगे कि क्या क्या होते हैं। तो ये का से जो माँ तक जो 25 वर्ण हैं हमारे, जैसे देखिए एक लाइन में एक वर्ग में कितने वर्ण हैं? 1 2 3 4 5। एक में 5 है तो 2 में हो गया 10, 3 में हो गया 15, 4 में हो गया 20 और 5 में हो गया 25। तो हमारे जो स्पर्श व्यंजन है उनकी संख्या कितनी है? उनकी संख्या है हमारी 25। अब आ गए हमारे ये या रा ला वा, ये क्या हो जाएंगे? हमारे अंतस्थ व्यंजन। मतलब ये चीज हम आगे बताएंगे कि अंतस्थ व्यंजन कैसे हैं, क्यों इनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है, क्यों इनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। और जो ये ऊष्म व्यंजन है, ऊष्म, ये वाला शा, ये सा और हा, ऊष्म इसलिए कहा जाता है इनको क्योंकि ऊष्मा, आप बोल के देखिए, मतलब हाथ अपना आगे करिए ऐसे और फिर बोलिए सा। आप लोग महसूस करेंगे कि ठंडी का दिन भले है, ठंडी है तो हथेली में आपके मतलब गर्मी महसूस होती है। उसमें यानी गर्मी आता वही तो होता है। तो आप सा भी बोलिए, सा 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 हा हा। जब बोलेंगे तो ऊष्म, इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। अब इसी में ये जो स्रा है ये दुर्गुण व्यंजन है, ये जो ड़ा और ढा है ये भी दुर्गुण व्यंजन है। अब इसमें जो का से जो अंगा तक है, इसमें आगत स्वर, आगत का मतलब आए हुए, जो बाहर से आए हुए हैं। हमने जो कॉपी में पढ़ाई है हिंदी, उसमें हमने ये बताया कि जो का है, का जो कॉलेज लिखते हैं, डॉक्टर लिखते हैं और लिखते नहीं है ऐसे, ये वाला, ये जैसे का है ना, इसको का पढ़ेंगे तो ये क्या है? ये आगत है, हमारा आगत व्यंजन है। ये जो खा है ये हमारा, ये भी हमारा। अब खा ये वाला खा नहीं, खा ऐसे ही लिखा रहेगा। अगर ये खा लिखा है तो ये साधारण व्यंजन है, लेकिन अगर खा लिख के और नीचे से बिंदी कर दिया तो हमारा क्या है? ये भी आगत व्यंजन हो जाएगा। तो का वर्ग में कितने आगत व्यंजन है? का और खा 2 आगत व्यंजन है। चा वर्ग में कितने आगत व्यंजन है? तो केवल जा। ये देखिए जैसे जुल्म लिखते हैं ना, तो जुल्म में नीचे बिंदी रहती कि नहीं रहती? जुल्म में बिंदी रहती ना, तो वो चा वर्ग में जा हमारा क्या हो जाएगा? आगत व्यंजन। वैसे टा ठा डा ढा, ढा वर्ग में द्विगुण क्या हो जाएगा? ये भी दुगुण हो जाएगा। अगर ये ढा लिखा है इसके नीचे बिंदी कर दी, दुगुण हो गया। डा लिखा है इसके नीचे बिंदी कर दी, दुगुण हो गया। जैसे पा वर्ग में जो ये फा है, फा, ये ना फा, फा तो ये हमारा साधारण व्यंजन है। अब जब हम इसके नीचे लिख देंगे बिंदी तो क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा आगत व्यंजन। तो इस तरह हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं इसके आगे बनने वाले प्रश्न क्या होते हैं। अच्छा, बहुत से लोग सोचेंगे कि दुर्गुण व्यंजन कैसे, दुर्गुण व्यंजन कैसे? ये भी दुर्गुण है, ये भी, ये है, ये है, ये है। देखिए छा का निर्माण कैसे होता है? छा, का और सा, ठीक। त्रा कैसे होता है? तो पहले ता रहता है और ये रा होता है, ठीक। त्रा तो हमने इतना पढ़ा। अब हम आगे ये देखेंगे कि इससे बनने वाले प्रश्न कौन कौन से हैं। तो हम देख रहे थे इसमें इससे बनने वाले प्रश्न। इससे पहले कि हम स्वर और व्यंजन को अलग अलग पढ़ें, कुछ वो प्रश्न देख लेते हैं जो प्रश्न स्वर और व्यंजन के पहले यानी वर्णमाला से आते हैं, ठीक। तो पहले हम वहां से बनने वाले प्रश्न देख लेते हैं। वहां से बनने वाले प्रश्न में से क्या है? ध्वनि क्या है, वर्ण क्या है, अक्षर क्या है
ध्वनि, वर्ण और अक्षर हमको मतलब इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न होता है। मतलब हमको, मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रही, अ, पढ़ाने से पहले या फिर कुछ दिनों पहले मुझे भी होता था। मैं किसी दूसरे ग्रह से तो उतर के नहीं आई हूँ, मैं ही अपनी मम्मी के पेट से सीख के आई हूँ कि अभिमन्यु हूँ मैं, तो ऐसा नहीं है। तो हम देखते हैं ध्वनि कहते किसे हैं। ध्वनि वह छोटी से छोटी इकाई, ठीक, जिसके और टुकड़े ना किए जाए उसके, और उसको मतलब मौखिक ध्वनि यानी मौखिक रूप से उसको कहा बोला जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। माने उसका उच्चारण मौखिक या मौखिक होता है, वह होती है ध्वनि। अब वर्ण किसे कहते हैं, अभी आप लोग एक बार देख लीजिए, फिर हम इसमें बहुत अच्छे से और अच्छे से समझा दे रहे हैं इसका अंतर। वर्ण किसे कहते हैं, वह छोटी से छोटी इकाई, हमने अपने उसके लिए लिख दिया क्योंकि पूरा बोर्ड भर जाता है। तो आप लोग को अगर लिखना है तो मैं बोल दे रही हूँ परिभाषा, आप लोग कमेंट कर दीजिए कि मुझे लिखना है, बाकी मैं समझा रही हूँ आप लोगों को। तो वह छोटी से छोटी इकाई, भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और टुकड़े ना किए जा सकें उसके लिखित रूप को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। मौखिक रूप को ध्वनि कहते हैं, लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। अब अक्षर किसे कहते हैं, उच्चारण श्वास के एक झटके में, मतलब भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसका उच्चारण एक ही झटके में हम बोल रहे हैं। अब उसके लिए 4 सांसें ना लेनी पड़े कि थोड़ा सा पहले बोली फिर जब अगली सांस लेंगे तब फिर अगला वाला भाग बोलेंगे, एक ही झटके में हो जाए, उसको हम अक्षर कहते हैं। और हिंदी की भाषा क्या है, देवनागरी लिपि है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। तो अब इनमें हम मोस्टली अंतर समझते हैं कि ध्वनि तो है भाषा की सबसे छोटी इकाई, लेकिन उसका जो मौखिक रूप है, जो मौखिक रूप है वह, और उसके आगे कोई छोटा टुकड़ा नहीं किया जा सकता, उसको हम क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। और वर्ण है तो भाषा की छोटी से छोटी वह इकाई जिसको और भी न तोड़ा जा सके, लेकिन उसके लिखित रूप को, किस रूप को, लिखित रूप को। अब इसको स्वर सहित भी कहते हैं। अभी हमने आपको थोड़ी देर ही पहले समझाया कि का कैसे लिखा जाता है। क के नीचे हलंत, जिसको हमने बैसाखी का उदाहरण दिया, और फिर आ, तो ये स्वर सहित है ना, इसमें देखो हलंत नहीं लगा है, जब हलंत लगेगा तब ये स्वर रहित हो जाएगा। इसमें हलंत नहीं लगा तो ये क्या है, स्वर सहित है। यानी भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और टुकड़े ना किए जा सके उसके लिखित रूप को हम वर्ण कहते हैं। उदाहरण, स्वर सहित सभी व्यंजन, स्वर सहित सभी व्यंजन, ना कि स्वर रहित। स्वर सहित यानी जिसमें हलंत ना लगा हो वो सब व्यंजन, सीधे से हलंत बैसाखी ना लिया हो, अपने पे हो, वो सारे व्यंजन। अभी अक्षर है तो उच्चारण, जिन भाषा की जिस छोटी इकाई का उच्चारण सांस के एक झटके में हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। जैसे क, ख आदि। क्या, क, ख आदि। जो हिंदी है, हिंदी की लिपि देवनागरी है। हिंदी की वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 है, लेकिन एक हमारे बहुत ही क्या कहा जाए, कुछ लोगों को आदत होती है ना कि बच्चों का बोझ बढ़ा दो और बढ़ा दो, उसमें और बढ़ा दो। हमको तो पढ़ना नहीं, हम तो बस लिख के चले गए, पता ही नहीं कहाँ चले गए। अब पढ़ने वाले का सिर्फ एकदम वो हो, तो उन्होंने क्या कहा कि नहीं भाषा वो वर्ण 44 ही है। एक ने कहा माने कितने हैं, 52, लेकिन कामता प्रसाद जी थे हमारे जिन्होंने कहा कि 44 है। अब हम देखते हैं जो क लिखा है, अब इसमें ध्वनि और वर्ण में अंतर आप समझिए। ध्वनि हमने बताया कि जिसके और टुकड़े न किए जा सके, क, जैसे हम क बोलते हैं ना, का है ये, तो इसका का हलंत है प्लस आ, यही हमने बताया अभी आपको कुछ देर पहले। तो इसमें से क्या होता है, कौन सा ध्वनि है कौन सा वर्ण है, इसमें से आ जो है वो ध्वनि है। क्यों, क्योंकि आ और टुकड़े किए जा सकते, जैसे आप का बोलेंगे ना, क, भले आप का बोल रहे हैं लेकिन का पहले बोल रहे हैं, जो लास्ट में जिसकी आवाज निकल रही है वो है आ। किसकी आवाज निकल रही, किसकी ध्वनि महसूस हो रही, बोल के देखिए, क, क। कुछ देर में क की ध्वनि खत्म हो जाती है, थोड़ी देर में, और फिर आ केवल निकलता है ना, तो क। तो ये जो निकलता है, जो ध्वनि निकलती है, ध्वनि यानी वही निकलने वाली ध्वनि, जो ध्वनि निकलती है वो क्या होती है हमारी, जो निकलती है जिसकी, जो निकलता है मतलब जो स्वर निकलता है वो हमारा क्या होता है, ध्वनि। और जो पहले होता है, जो मतलब पहले बोल दिया, जैसे क में क हम पहले बोल दिए, ख में ख हम पहले बोल दिए, तो खा हलंत लगा के देखेंगे तो ये वर्ण हो जाएगा,
और यह ध्वनि हो जाएगी। जैसे हम बोलेंगे की 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 में क की जो ध्वनि है वो थोड़ी देर में खत्म हो जा रही है, की की ध्वनि है वो थोड़ी देर मतलब लास्ट में वही निकल रही है। तो जो की जब हम लिखेंगे, सिर्फ का ही उदाहरण नहीं लेना, जो की है अगर हम इसको भी लिखेंगे तो इसमें जो का होगा आपका, ये जो का होगा, ठीक। और हालांकि ये फिर मतलब और आगे की चीज़ें हो जाती हैं, इसको हम अभी नहीं पढ़ते हैं, लेकिन मोस्टली आप ये समझिए कि जिसकी ध्वनि निकलती है लास्ट में वह ध्वनि होती है, जो पहले थोड़ी देर तक रहता है वो वर्ण होता है हमारा। तो हमने इतनी चीज़ें पढ़नी। अब हम आगे पढ़ेंगे स्वरों का वर्गीकरण, व्यंजन का वर्गीकरण, यानी स्वर कितने प्रकार के होते हैं, क्या होता है, कैसे होता है, ये सब चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। और मेरे भाई और बहनों, जो कोई भी है पढ़ रहे हैं, मुझसे बड़े हैं या मुझसे छोटे हैं, तो मेरी एक प्रार्थना है आप लोगों से। प्रार्थना ये नहीं है, मैं ये नहीं चाहती कि मैं पॉपुलर हो जाऊं या लोग मुझे जाने। मैं ये चाहती हूँ कि लोग शिक्षा को जाने और समाज के उस वर्ग को मैं जगाना चाहती हूँ, वो जो कहीं ना कहीं शोषित है, जो कहीं ना कहीं शोषित है। क्योंकि हम सरकार को बहुत कोसेंगे जब हम खुद ही सोए हुए हैं। आखिर सरकार कुछ लोगों का समूह है ना, सरकार जनता से, पब्लिक अधिक नहीं है सरकार में। क्यों शासन कर ले रही? क्योंकि हम खुद सोए हैं। तो पहले हम खुद को जगाएं, फिर दूसरे को जगाएं। तो हम शिक्षा के माध्यम से ही सोच रहे हैं कि उस वर्ग को जगा दो जो सोया हुआ है। तो आप लोगों से ये विनम्र निवेदन है कि मेरा सहयोग करें। और सहयोग इसलिए ना करें कि मैं कह रही हूँ, सहयोग इसलिए करें अगर पढ़ाई हुई चीज़ें आपको समझ आ रही हैं और आपको लगता है कि नहीं प्रश्न आते हैं, आप 2-4 परीक्षा के प्रश्न उठा के देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि प्रश्न आते हैं तो ही आप सहयोग करें, अन्यथा आप खुल के मेरे कमेंट बॉक्स में ये लिख दें कि आपका पढ़ाया हुआ गलत है, या फिर हम आपका सहयोग नहीं करेंगे। और अगर आपको लगता है कि मैं सही हूँ तो प्लीज़ चैनल को मेरे थोड़ा आगे बढ़ाएं, कुछ लोगों को शेयर करें, कुछ लोगों को बताएं, ताकि लोग जुड़ जाएं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि सभी जीव आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।